हे गाइस, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला चैनल पर। और आज हम लोग गाइस इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आज रूल्स की क्लास है। तो आज हम लोग कंजंक्शन पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एरर्स आती हैं, कंजंक्शन पे एरर्स, बहुत अच्छी एरर्स पूछी जाती है कंजंक्शन पे बेस्ड, तो उसको हम लोग सीखेंगे। कंजंक्शन पे अप्रॉक्स 20 जो बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस के रूल्स हैं उनको देखेंगे। जो भी एरर पूछी जाती है उससे रिलेवेंट हम लोग चीज़ें को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा मैं आपको डेफिनेशन के सेंस में नहीं पढ़ाऊंगा। बेसिक सा कंजंक्शन के बारे में एक चीज़ आपको बता देता हूँ। कंजंक्शन क्या होता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने का एक वर्ड होता है कंजंक्शन, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है, दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है, इवन दो वर्ड्स को भी ये जोड़ सकता है, ठीक है। तो ये कंजंक्शन है आपकी, जहाँ से एरर बनती है मैं सीधे से उसी टॉपिक पर आता हूँ, उसी पॉइंट पर आता हूँ और वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपको ये चीज़ें पढ़ना है और बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसमें मैं इन सब की एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और वहाँ पर आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा देखने को और सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज मैं आपको जितने भी कंजंक्शन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी, और जो भी कंजंक्शन से रिलेटेड एरर्स पूछी जा सकती हैं वो सभी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इससे बाहर कंजंक्शन की कोई भी एरर आपके एग्जाम में नहीं आ सकती है, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है कंजंक्शन में। इस एक वीडियो के बाद आप श्योर हो सकते हो कि हाँ, इसके आगे कंजंक्शन नहीं पढ़ना है, ना ही इससे बाहर आपकी एरर बन सकती है, ठीक है। तो पहला आपका जो कंजंक्शन है वो क्या है? देखो, कंजंक्शन में दो तरह की एरर बनती है। एक होता है कि कंजंक्शन का एक पार्ट जो होता है वो फिक्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड पार्ट होता है वो भी फिक्स होता है। यानी कि अगर एक पार्ट में आपको बोथ मिलता है तो सेकंड पार्ट में आपको एंड आना चाहिए, ठीक है। एक एरर तो इस तरह से बनती है। दूसरी एरर कुछ इस तरह से बनती है कि कंजंक्शन के बाद यहाँ पर या तो सब्जेक्ट आता है, तो दूसरे कंजंक्शन का जो पार्ट होता है उसके बाद भी सब्जेक्ट आता है। अगर इसके बाद आपकी वर्ब आती है तो दूसरे पार्ट के बाद भी वर्ब आनी चाहिए। अगर इसके बाद कुछ सेंटेंस जैसे बन रहा हो, यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ वर्ब है, तो दूसरे पार्ट के बाद भी सब्जेक्ट या वर्ब होनी चाहिए। यही दो चीज़ें हैं जो आपको कंजंक्शन में ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या है कि कंजंक्शन किन किन वर्ड्स से मिल करके बना है, उन दोनों वर्ड्स को आपको फोकस करना है। दूसरी क्या चीज़ है कि उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है या फिर वर्ब आ रही है, दोनों पार्ट्स के बाद सेम चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ पर भी इस तरह की वर्ब्स एरर बनती हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। देखो, बोथ के साथ सबसे ज़्यादा जो एरर बनती है वो एंड नहीं मिलता है आपको एरर में। एंड ना होकर के वहाँ एज वेल एज या फिर एल्स या कुछ इस तरह का वर्ड यूज होता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर रॉब टीचेस अस बोथ इंग्लिश एज वेल एज मैथ। यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लगता है कि मिस्टर रॉब जो है वो हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। यहाँ पर मेरा भी आप नाम लिख सकते हो कि आशीष क्या आपको पढ़ाता है, मैथ भी पढ़ाता हूँ मैं और इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर एज वेल एज नहीं आएगा, एरर हो जाएगी। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एंड, ठीक है। तो करेक्शन क्या होगा, एंड आएगा एज वेल एज की जगह पे। बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज सपोज टू बी ए स्कॉलर एज ही हैज स्टडीड इन बोथ अमेरिका एंड इंडिया। तो यहाँ पर इस सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। बोथ के साथ क्या आया, दोनों आपके सब्जेक्ट्स आए हैं और एंड के बाद भी आपका सब्जेक्ट आया है और दोनों ही कैसे हैं, करेक्ट हैं, बोथ अमेरिका एंड इंडिया। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, करेक्ट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या करेक्शन होना चाहिए, मिस्टर और टीचर्स बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है। तो बोथ के साथ जो आपकी एरर बनती है एग्जाम्स में वो आपको फोकस करना होता है बोथ पर, और उसके आगे क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी एरर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक बड़े से सेंटेंस में अगर आप बोथ पे फोकस करोगे तभी आपको आगे एज वेल एज दिखेगा जो कि एरर होगी। अदरवाइज ये सेंटेंस अगर बड़े से सेंटेंस में लिखा हो तो फिर हमें एरर नहीं दिखती है, ठीक है। ये पहला सेंटेंस था, पहला बोथ और एंड हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, बिटवीन एंड और फ्रॉम टू। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे जनरली हम लोग चूज करना होता है अगर किन्हीं दो के बीच में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन राम एंड श्याम। तो आपको याद रखना है बिटवीन जो यूज होता है वो कैसे यूज होता है, एंड के साथ। बिटवीन एंड के साथ यूज होता है। दो चीजें अगर आपको चूज करनी है तो बिटवीन राम एंड श्याम। बिटवीन टू तो नहीं आता है, लेकिन इसकी जो एरर पूछी जाती है वो हमेशा टाइम के सेंस में पूछी जाती है। राम विल कम बिटवीन 7 AM to 9 PM।
7 AM to 10 PM या 9 PM कुछ इस तरह से लिखा होगा, तो ये सेंटेंस गलत नहीं लगता है। क्यों गलत नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ पर टू यूज हुआ है, और टाइम के लिए हम लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि टू ही यूज होता है, 7 से 12, 9 से 12। तो यहाँ पर टाइम के लिए हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि टू ही यूज होता है। तो देखो टू यूज होता है, लेकिन अगर बिटवीन है तो टू नहीं आएगा, क्या एरर हो जाएगी, ये टू एरर होगी, और इसकी जगह पे क्या आएगा, एंड आएगा। ठीक है, तो बिटवीन अगर आपका यूज हुआ है तो एंड आएगा, एंड ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर टू आया तो ये क्या है, एरर है। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रॉम है, अगर यहाँ पर क्या है, फ्रॉम है, फ्रॉम 7 AM एंड 9 PM, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर भी रॉन्ग है। फ्रॉम के साथ क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। फ्रॉम के साथ क्या आएगा, टू। अब फ्रॉम को कैसे याद करोगे कि अगर हम लोग कहीं से कहीं को जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ठीक है, तो आप दिल्ली से जाते हो, ठीक है, फ्रॉम किसी जगह से जाते हो। लेकिन ये तो बहुत ईजी हो जाता अगर यहाँ पर दोनों डेस्टिनेशंस या जहाँ से हम लोग जा रहे हैं उनकी बात करी जाती है, तो फ्रॉम और टू ये तो बिल्कुल साफ दिखता है। लेकिन टाइम के सेंस में जब इसको यूज करते हैं तो एरर बनती है। सबसे ज़्यादा एरर यही पूछी जाती है, बिटवीन के आगे लगा होता है टू, और हमें ये बिल्कुल भी एरर नहीं दिखती है, बट ये एरर है। बिटवीन के साथ क्या लगेगा, एंड। बिटवीन एंड, आप इसको ऐसे ही याद रखो, जब दो चीज़ों में आपको चूज करना होता है तो आप क्या करते हो, बिटवीन राम एंड श्याम, या फिर अगर आप कहीं से जाते हो कहीं को तो क्या कहते हो, फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा या फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं आपको जिनको अगर याद रखोगे तो ये एरर भी आपको याद रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी है, सभी को याद रहता है। लेस्ट के साथ, लेस्ट अपने आप में कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, लेस्ट अपने आप में एक निगेटिव अर्थ रखता है, तो इसके साथ नॉट नहीं लगता है, इसके साथ नॉट नहीं लगता, ये सभी को आपको याद रहता है। तो लेस्ट के आगे अगर नॉट लगा है तो ये क्या हो गई, एरर हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, लेस्ट के साथ अगर लेस्ट यूज हो रहा है तो आपका शुड यूज होना चाहिए, शुड ही होनी चाहिए मॉडल वर्ब। में आपकी यूज नहीं हो सकती, तो में हटेगा। अगर में यूज हुआ है तो वो क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, शुड आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही टाइप की एरर आपके एग्जाम में बन सकती है, तो दोनों पे ही आपको फोकस रखना है, दोनों को ही आपको याद भी रखना है कि वर्क केयरफुली, लेस्ट यू शुड नॉट फेल नहीं होगा, लेस्ट यू शुड फेल। आप अच्छे से कार्य करते रहो ताकि आप फेल ना हो। ठीक है, तो लेस्ट क्या है, अपने आप में एक निगेटिव अर्थ रखता है, अलग से नॉट नहीं लगाना है। और दूसरी चीज क्या है, लेस्ट के साथ जो मॉडल यूज होता है, मॉडल वर्ब कौन सी यूज होती है, शुड यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगा, शुड यूज होना चाहिए, शुड की जगह पर में या कोई भी और आपकी मॉडल वर्ब यूज नहीं होनी चाहिए। तो ये दो एरर बनती हैं लेस्ट और शुड के साथ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है आपकी, नथिंग एल्स बट। अब देखो इसमें भी बहुत अच्छी सी एरर्स बनती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग आपको एरर बनती है। कैसे यूज होता है, इट इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट प्राइड। अब एक्सेप्ट क्या हमें लगता है कि एक्सेप्ट कैसा है, सही हो सकता है, लेकिन आपको यह भी याद रखना है नथिंग एल्स के साथ क्या आएगा, बट। नथिंग एल्स के साथ बट आएगा, तो ये जो एक्सेप्ट है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या, बट। नथिंग एल्स बट प्राइड दैट लेड टू वंस डाउनफॉल। जो प्राइड होता है, अभिमान होता है, वही क्या करता है, किसी व्यक्ति के, वन क्या है यहाँ पर प्रोनाउन है, किसी एक के डाउनफॉल का रीजन जनरली क्या होता है, उसका प्राइड या फिर उसका अभिमान। बात समझ में आ रही, पहला सेंटेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई विल एक्सेप्ट नथिंग लेस देन 500 bucks। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, नथिंग एल्स को कंफ्यूज करते हैं नथिंग लेस के साथ। तो नथिंग लेस से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नथिंग लेस अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है, और नथिंग लेस देन 500 bucks ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस क्या है, पुलिस इंसिस्टेड दैट ही शुड टेल देम नथिंग एल्स देन द ट्रुथ। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारी बुक्स में ऐसा दिया होता है कि नथिंग एल्स के साथ देन भी करेक्ट है, देन भी सही बैठता है, सही हो सकता है, लेकिन आपका जो एग्जाम है उसमें नथिंग एल्स के साथ क्या, बट ही सही माना गया है। तो आप इसको क्या करोगे, नथिंग एल्स के साथ अगर एरर पूछी गई है तो इसको बट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और ये बट जो है वो ज़्यादा बेटर है नथिंग एल्स देन के कंपैरिजन में। बाकी बहुत सारी बुक्स में नथिंग एल्स बट को भी करेक्ट माना गया, नथिंग एल्स देन को भी करेक्ट माना गया, दोनों ही को करेक्ट माना गया, बट आप इसको कन्वर्ट कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो नथिंग एल्स के साथ क्या आएगा, बट। दो ही तरह के एरर मैं बता रहा हूँ, एक तो आपको ये याद रखना है कि अगर फर्स्ट
क्लॉज के साथ क्या जुड़ा है, तो सेकंड क्लॉज के साथ क्या होगा वो आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे, इन चीज़ों को लिख लो, या फिर बेटर ये होगा कि इन चीज़ों से बना हुआ एक सेंटेंस अगर आप लिख लोगे और उस सेंटेंस को याद रखोगे तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है सभी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था आइदर और, नाइदर नॉर। इनको हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट वर्ब आएगी वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये बात तो हम लोगों ने कर ली थी कि आइदर और नाइदर नॉर में सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट हमें यूज करना है, आइदर वाला या फिर और वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे कि अगर आइदर के बाद सब्जेक्ट आया है तो और के बाद भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर नाइदर के बाद वर्ब आई है तो नॉर के आगे भी क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। मैंने आपको बताया दो ही तरह से एरर आपकी बन सकती है। एक तो ये कि आइदर यूज हो और की जगह पे क्या एंड यूज हो जाए, आइदर राम एंड श्याम हो जाए, तो यहाँ पर एरर कैसे बन जाएगी कि आइदर के आगे क्या आता है, और आता है। दूसरी एरर कैसे बनती है कि आइदर के बाद अगर सब्जेक्ट है तो और के बाद भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, या आइदर के बाद अगर वर्ब है तो और के बाद भी क्या होना चाहिए, वर्ब। सेम आपका जो भी यूज हो रहा है वो दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग चेक करेंगे, स्टडी आइदर मेटिकुलसली और गो होम, तो देखो यहाँ पर क्या है, स्टडी आइदर मेटिकुलसली, यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है किसके, आइदर के बाद, और के बाद क्या यूज हुआ है, वर्ब। तो यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। आपका ये जो आइदर है ये कहाँ आएगा, स्टडी के पहले आएगा, ये यहाँ पर वर्ब है और के आगे वर्ब लगी है, तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे कैसे, आइदर स्टडी मेटिकुलसली और गो होम। तो ये जो आइदर होगा ये स्टडी से पहले आएगा और आइदर के बाद ही आपकी वर्ब आएगी, ठीक है, क्योंकि और के बाद क्या यूज हुआ है, आपकी वर्ब यूज हुई है। तो आइदर यहाँ पर स्टडी से पहले आएगा और करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, आइदर स्टडी मेटिकुलसली और गो होम, ठीक है। या तो आप मेहनत से, मेटिकुलसली मतलब पूरे ध्यान से, अच्छे से, अगर आप पूरे ध्यान से या तो मेहनत करके पढ़ाई करो या फिर आपको क्या करना होगा, घर जाना होगा, ठीक है। ये सेंटेंस कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, रामू नाइदर लाइक्स आइसक्रीम, रामू को आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद है, नॉर रेस्पबेरीज, ना ही उसको रेस्पबेरीज या फिर इसको क्या बोलते हैं, जो कुछ खट्टी खट्टी आपकी फल होता है रेस्पबेरी, ठीक है, बेर भी इस सेंस में बोलते हैं, छोटे बेर होते हैं। रेस्पबेरी ना तो उसको पसंद है ना ही उसको आइसक्रीम पसंद है। तो नॉर के आगे देखो आपका क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर भी आपका एक सब्जेक्ट है और नाइदर के बाद क्या है, यहाँ पर आपकी क्या है, वर्ब है। तो नाइदर के बाद अगर वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब होनी चाहिए थी, या फिर नॉर के आगे अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर नाइदर के बाद भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये वर्ब कहाँ पर आएगी, ये इसके पहले आ जाएगी और सेंटेंस क्या हो जाएगा, रामू लाइक्स नाइदर, ठीक है। सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, रामू लाइक्स नाइदर आइसक्रीम नॉर रेस्पबेरी। तो ये लाइक्स कैसा आ जाएगा, रामू के बाद आएगा और ये नाइदर क्या होगा, उसके आगे शिफ्ट हो जाएगा और इसके नाइदर के बाद क्या आएगा, आइसक्रीम। बात समझ में आ रही है। मैंने आपको क्या बताया कि नाइदर के बाद अगर वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब आनी चाहिए, या फिर नाइदर के बाद सब्जेक्ट है तो नॉर के बाद भी क्या होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर इसको क्या आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो कि रेस्पबेरीज अगर ऑब्जेक्ट है नॉर के बाद, तो यहाँ पर नाइदर के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। तो इस वर्ब को क्या करोगे, आप पहले शिफ्ट कर दोगे, तो रामू लाइक्स नाइदर आइसक्रीम नॉर रेस्पबेरीज। बात समझ में आ गई सभी को, ये चीज क्लियर हो गई। तो आपको बहुत सारी एरर जो इस पे बनती हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें सबसे अच्छी और सबसे डिफिकल्ट जो एरर बनती है वो नॉट ओनली बट ऑल्सो पे बनती है, और इस पे हर साल आप देखोगे, हर साल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से इसमें जितने भी 4 टाइप्स जो बन सकते थे वो चारों मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनका डायरेक्ट यूज भी देखेंगे कि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो कितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंडर में ये डालता है, जिससे कि हम लोग एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो को आप समझोगे, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि नॉट ओनली अगर यूज हुआ है तो आगे आने वाले क्लॉज के साथ बट ऑल्सो यूज होना ही चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, अगर नॉट ओनली के बाद आपकी वर्ब आई है तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं यूज हो रही है, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, माई मनी। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट आया है, तो नॉट ओनली के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये जो लॉस्ट है, ये जो वर्ब है, ये कहाँ आ जाएगी, उससे पहले आ जाएगी। आई लॉस्ट नॉट ओनली माई बैगेज बट ऑल्सो माई मनी। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई के बाद वर्ब आ जाएगी, लॉस्ट, नॉट ओनली को बाद में हम लोग शिफ्ट करेंगे, लॉस्ट यानी कि वर्ब को पहले ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आई लॉस्ट नॉट ओनली माई बैगेज बट ऑल्सो माई मनी।
बात समझ में आ रही है? करेक्ट हो जाएगा तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा? लॉस्ट आपका पहले आ जाएगा। एरर आपके किस पार्ट में आ जाएगी? इस पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है? आई नॉट ओनली हेल्प्ड हिम बट गेव हिम मनी। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है नॉट ओनली के आगे बट ऑल्सो आया है या नहीं। तो देखो बट ऑल्सो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक साथ हो, कई बार क्या होता है बट और ऑल्सो के बीच में आपका सब्जेक्ट आ सकता है या कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन बट ऑल्सो यूज जरूर होना चाहिए, सिर्फ बट यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ बट यूज हुआ है, बट ऑल्सो तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? एरर हो जाएगी। इसी जगह पर यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, तो एरर इसी पार्ट में आएगी, बट ना यूज होकर के यहाँ पर क्या होना चाहिए? बट ऑल्सो। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी आपको एरर समझ में आई। एक एरर कैसे बनती है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, पहले तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए। दूसरी कैसे बनती है? अगर नॉट ओनली के आगे वर्ब है तो बट ऑल्सो के आगे भी वर्ब होनी चाहिए। थर्ड सेंटेंस आप देखोगे क्या है? ही इज गोइंग नॉट ओनली टू बाई अ कार बट ऑल्सो अ बाइक। वो क्या करने जा रहा है? खरीदने जा रहा है, ना सिर्फ एक कार बल्कि एक बाइक भी वो खरीदने वाला है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है? नॉट ओनली के आगे आप देखो क्या है? टू बाई अ कार। यहाँ पर टू बाई अ कार मतलब वर्ब आ रही है, तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है अ बाइक, एक बाइक खरीदने वाला है, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगा? अ कार आना चाहिए। तो ये जो टू बाई है ये क्या करेंगे आप? नॉट ओनली के पहले ला दोगे, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही इज गोइंग टू बाई नॉट ओनली अ कार बट ऑल्सो अ बाइक। तो इसको आप ऐसे ही शिफ्ट करा लोगे और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जो एरर होगी वो इसी पार्ट में आ जाएगी। बात समझ में आ रही सभी को? बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग हम लोग नॉट ओनली को चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? नॉट ओनली हरी वर्क्स इन अ होटल बट ही ऑल्सो वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। अब देखो नॉट ओनली के आगे आपका वर्ब क्या यूज हुआ है? सब्जेक्ट है। नॉट ओनली के आगे क्या है? सब्जेक्ट है, और बट ही ऑल्सो। अब देखो यहाँ पर बट ऑल्सो के बीच में आ गया है सब्जेक्ट, तो इससे कोई भी आपको घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑल्सो है ना, ऑल्सो के बाद आपको देखना है कि क्या यूज हुआ है। तो ऑल्सो के बाद यूज हुआ है वर्क्स। वर्क्स मतलब कि वर्ब है। अगर बट ऑल्सो के बाद अगर वर्ब यूज हुआ है तो नॉट ओनली के आगे भी क्या यूज होनी चाहिए? वर्ब यूज होनी चाहिए। तो ये जो हरी है यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, अगर मैं सब्जेक्ट को शिफ्ट कर दूं कहां पर? नॉट ओनली के पहले, तो इसके आगे देखो आपको क्या मिल जाएगी? वर्ब। तो इसको वर्ब मिल जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको शिफ्ट कर लेंगे। हरी नॉट ओनली वर्क्स इन अ होटल बट ही ऑल्सो वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इस तरह से हम इन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। इसको आप और भी तरीकों से करेक्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर अगर नॉट ओनली के आगे सब्जेक्ट आया है तो बट ऑल्सो के आगे भी आप सब्जेक्ट लगा सकते हो। ये जो ही उसके बीच में आया है इसको आप आगे शिफ्ट करके भी करेक्ट कर सकते हो। दोनों ही तरीकों से आप इस सेंटेंस में करेक्शन कर सकते हो। करेक्ट सेंटेंस आप दोनों ही तरीकों से बना सकते हो। आपको बस ध्यान क्या देना है? नॉट ओनली के बाद अगर सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट आएगा। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगा। ठीक है, अगर नॉट ओनली के बाद ऑब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। बात समझ में आ रही सभी को? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इजी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का शॉर्ट फॉर्म है। ओनली और ऑल्सो हटा देना है, तो नॉट के आगे क्या आता है? बट आता है। ठीक है, तो नॉट के आगे बट आता है, ये भी आपको याद रखना है। ही इज नॉट इंटेलिजेंट बट डिलीजेंट। अब देखो इसका मतलब क्या बनता है कि ही इज नॉट इंटेलिजेंट, तो नॉट ओनली का सेंस क्या बनता था? ना सिर्फ वो ऐसा है बल्कि वैसा भी है। लेकिन यहाँ पर इसका सेंस बनता है ही इज नॉट इंटेलिजेंट। यहाँ पर सेंस बनता है कि वो इंटेलिजेंट तो नहीं है, उसमें दिमाग तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा समझदार तो नहीं है, लेकिन वो कैसा है? डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, मतलब कि वो जो मेहनती होता है। ठीक है, इसको देखो याद रखने का तरीका, ये वर्ड थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं इसका मतलब। तो डिलीजेंट में आपका आता है एक दिल। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दिमाग से काम करते हैं, दिमाग से हर चीज़ को करते हैं, वो मेहनती नहीं होते हैं। आप देखोगे वो अक्सर लेटे लेटे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी ये न्यूज़ निकलती है कि जो लोग लेज़ी होते हैं, जो लोग आलसी होते हैं, उनका दिमाग बहुत अच्छा होता है, वो दिमाग बहुत तेज चलाते हैं। और जिन लोगों का दिमाग थोड़ा सा स्लो होता है वो मेहनती बहुत होते हैं, वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? डिलीजेंट, मतलब जो दिल से काम करते हैं ना, वो लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। तो इसको आप याद रखो, जो दिल का यूज़ करते हैं ऐसे एजेंट, दिल से काम करने वाले एजेंट कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जोमेटो वगैरह के अब आप एजेंट्स आते हैं आपके घर पे, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, तो ये एजेंट जो होते हैं, जो दिल से काम करते हैं, वो कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं, वो दिल से जुड़े रहते हैं और बहुत मेहनत कश होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो, दिल से करने वाले काम एजेंट कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट कैसा रहेगा? बहुत मेहनती। ठीक है, तो ये क्या है? ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा
बुद्धिमान तो नहीं है लेकिन वो कैसा है, डिलीजेंट है, मतलब मेहनती है, ठीक है। तो ये इसका सेंटेंस का अर्थ निकलता है। इस पे एरर कैसे बन सकती है, द फूड इज नॉट टेस्टी रैदर हेल्दी, तो रैदर नहीं आएगा, नॉट अगर आया है तो इसके आगे क्या आएगा आपका बट, ठीक है। नॉट अगर आया तो उसके आगे क्या आएगा आपका बट आएगा। द फूड इज नॉट टेस्टी बट हेल्दी, वो टेस्टी तो नहीं है लेकिन कैसा है, हेल्दी है, ठीक है। हो सकता है अगर आपके घर में करेले की सब्जी बनी तो वो टेस्टी ना हो लेकिन वो हेल्थ के लिए कैसी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो द फूड इज नॉट टेस्टी बट हेल्दी, तो नॉट के आगे आपका क्या आएगा, बट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, रैदर या अदर के साथ देन आता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कंजंक्शन है वो ऐसा है, रैदर वाला तो फिर भी आपको देख के समझ में आता है, रैदर के साथ देन आता है, बट ये अदर के साथ जो देन आता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना और समझना है कि रैदर के साथ क्या आता है, आपका देन आता है। तो रैदर के साथ जो देन है ना, ये आपको याद रखना है। अदर के साथ जो देन है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। रैदर के साथ तो देन आता ही है और अदर के साथ जो देन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आई वुड रैदर स्टार्व देन स्टील, मैं भूखा मर जाऊंगा बजाय कि मैं चोरी करूं, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ये आपको सेंस भी देता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसके आगे क्या है, आई वुड रैदर हैव आइसक्रीम ओवर मिल्क शेक, तो यहाँ पर सेंटेंस रॉन्ग हो गया क्योंकि रैदर के साथ क्या आता है, देन आता है, ओवर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस में करेक्शन हो जाएगा, आई वुड हैव रैदर आइसक्रीम, आई वुड हैव रैदर, यहाँ पर जो रैदर है वो हैव के बाद आएगा। आई वुड हैव रैदर आइसक्रीम देन मिल्क शेक, यहाँ पर जो रैदर है वो हैव के बाद आएगा क्योंकि रैदर और देन इन दोनों के बाद भी आपका जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब है तो वर्ब होना चाहिए। तो आई वुड रैदर नहीं होगा, आई वुड हैव रैदर आइसक्रीम देन मिल्क, जैसे कि यहाँ पर था आई वुड रैदर स्टार्व, ये क्या था, वर्ब थी, देन स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बाद क्या आया, वर्ब आया। सेम वे में यहाँ पर भी क्या आएगा, आई वुड हैव रैदर आइसक्रीम, ओवर ना होकर के वहाँ पर क्या होगा, देन। तो आपको बात समझ में आ रही है, रैदर के साथ क्या आता है, देन आता है। इसके आगे अब हम लोग क्या देखेंगे, अदर। अब अदर के साथ जो देन आता है वो बहुत डिफिकल्ट सा सेंटेंस बन जाता है क्योंकि ये देख के समझ में नहीं आता है और बहुत कम बच्चों को ये चीज़ पता भी होती है। तो इसको देखो, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्टिव बट टू टीच माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक टीचर क्या कहना चाहता है या मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा कोई और मकसद नहीं है, मेरा कुछ भी और मकसद नहीं है। मेरा मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मकसद है मेरा। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनना है, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्टिव, मेरा कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट टू टीच, तो क्या बट करेक्ट होगा, तो आप कहोगे बट नहीं करेक्ट होगा। अदर के साथ भी, अदर के साथ भी बट नहीं आता है, अदर के साथ भी आता है देन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, रैदर देन और अदर देन दोनों के साथ क्या आता है, देन आता है, ठीक है। तो आई हैव नो अदर ऑब्जेक्टिव देन टू टीच माई स्टूडेंट, ठीक है। ये बात समझ में आई, बट की जगह पर क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई हैव नो अदर एम देन टू पास इन एग्जामिनेशन। अब ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। नो अदर एम, उसके पास कोई और एम नहीं है, देन टू पास इन एग्जामिनेशन, उसको क्या होना है, सिर्फ और सिर्फ पास होना है। और जब आपके पास कोई और एम नहीं होगा, जब आपका एक एम सेट हो जाएगा, जब आपका एक गोल सेट हो जाएगा, तो विश्वास मानिए वो एम आप अचीव कर लोगे। ये विवेकानंद भी अपनी बातों में कहते थे कि जब आप पूरी मन से, पूरे तन से, आप पूरे शरीर से जब सिर्फ एक आइडिया के बारे में सोचोगे और उसके बारे में ही विचार करते रहोगे, तब फिर वो आइडिया ही आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके खून में जब वो दौड़ने लगे, तब फिर आप वो जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, जिस भी चीज़ के बारे में आप, जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हो, वो चीज़ आप पालोगे। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में ही सोचना है। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर स्लाइड क्या कह रही है, नो सूनर और देन। अब ये भी आप सभी को पता है कि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा एरर्स पूछी जाती है नो सूनर के साथ देन की और हार्डली या स्कार्सली के साथ व्हेन की। ये एरर्स बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इनमें कुछ खास नहीं होता है, आपको दो चीज़ें याद रखनी होती है, नो सूनर के साथ देन और हार्डली या स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। यहाँ तक तो आप लोग ज़्यादातर चीज़ें जानते हो। इसमें एक और छोटा सा आपका इन्वर्जन का रूल भी लगता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कैसे निगेटिव सेंस देते हैं। दोनों का ही सेंस जो आता है वो निगेटिव आता है। हार्डली मतलब कि ना के बराबर, स्कार्सली भी मतलब कि ना के बराबर,
नो सूनर का भी सेंस कैसा आता है, निगेटिव आता है। तो निगेटिव सेंस देने की वजह से क्या होता है, जो भी इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा क्या होती है, सब्जेक्ट से पहले आती है। जो भी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, सब्जेक्ट के पहले आती है। ये चीज भी आपको चेक करनी होती है। जैसे कि पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, नो सूनर, और इसके आगे क्या यूज हुआ, व्हेन। तो व्हेन कैसा होगा, रॉन्ग होगा। नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। ठीक है, नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन आएगा। पहला सेंटेंस तो आपने करेक्ट कर लिया। सेकंड सेंटेंस में क्या है, हार्डली है, और हार्डली के साथ व्हेन आता है। बहुत सारे बच्चे इसको देखेंगे हार्डली के साथ व्हेन है मतलब सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर मार देंगे। लेकिन इसमें जो मैंने आपको बताया इन्वर्जन का रूल, उसको आपको ध्यान से देखना है। हार्डली के साथ यहाँ पर क्या है, ही स्टूड। तो ही स्टूड यहाँ पर क्या है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में ही आई है, सब्जेक्ट के पहले नहीं आई है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, रॉन्ग सेंटेंस हो गया। यहां पर क्या आएगा, ही स्टूड ना होकर के क्या होगा, डिड ही स्टैंड। डिड ही स्टैंड, यहां पर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है ये क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। जब भी पास्ट में आप देखते हो तो ही और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट से पहले लाना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डिड जो होता है, डिड उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले ला देते हैं। Hardly did he stand to deliver his speech when there was a pandemonium. Pandemonium क्या होता है, शोरगुल, हल्ला गुल्ला होने लगना। ठीक है, पैंडेमोनियम, इसको आप वर्ड को याद रख सकते हो पैंडेमोनियम का। इसका कुछ आप अपने अकॉर्डिंग निमोनिक्स बना सकते हो। ठीक है, तो हार्डली ही स्टूड टू डिलीवर हिज स्पीच व्हेन देयर वाज अ पैंडेमोनियम। तो ही स्टूड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डिड ही स्टैंड। ठीक है, तो इसमें करेक्शन कहां पर होगा, इस पार्ट में, और इसी पार्ट में इसमें एरर हो जाएगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस, नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन है। अब देखो यहाँ पर ये जो देन वाला है ना, ये एरर बहुत ज्यादा रहती है। ये जो देन है ये क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर क्या आता है, देन आएगा। ठीक है, नो सूनर के साथ क्या आता है आपका, देन आता है, और देन लिखा रहता है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती, ये भी एरर रहती है। देन आता है, देन कैसा है आपका, रॉन्ग है, उसकी जगह पे करेक्शन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, scarcely had he bought the ticket when the guard showed the green flag to the train। अब देखो scarcely है, और scarcely के साथ आपका ये यूज होता है, when यूज होता है। तो scarcely के साथ अगर when यूज हुआ है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और had he, ये भी आपकी करेक्ट है। वर्ब भी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सब्जेक्ट से पहले आई है। तो बाकी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो, बाकी जगहों पर करेक्शन मिलेगा आपको। जो एरर होती है वो मेनली इन्हीं दो तरीकों से बनती है। अगर ये दो तरीके सही है तो बाकी सेंटेंस आपका कैसा होगा, करेक्ट होगा। नो एरर इसमें आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 टाइप होते हैं, नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, व्हेन। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपकी क्या है, सो दैट के साथ। अब देखो ये भी बहुत सिंपल सी है, बट इसमें भी आपका जो एरर होती है वो बनती है। कैसे एरर इसमें बनती है, सो दैट में। सो दैट में कुछ इस तरह से आपकी एरर बनती है। सो के साथ क्या यूज होता है आपका, दैट। सो के साथ आपका क्या यूज होता है, दैट यूज होता है। ही इज सो ऑनेस्ट, ये इतना ज्यादा ईमानदार है। सो एवरीवन लाइक्स हिम, सो नहीं होगा, 2 बार सो नहीं यूज होगा। सो और सो 2 बार नहीं यूज होता कभी भी किसी भी सेंटेंस में। सो के साथ या तो एज यूज हो सकता है, सो के साथ एज यूज हो सकता है, लेकिन वो किस सेंस में होता है, निगेटिव सेंटेंस में। तो सो के साथ या तो एज यूज होगा निगेटिव सेंटेंस में। अगर पॉजिटिव सेंस में बात करना चाहता है तो सो के साथ क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ठीक है, ही इज सो ऑनेस्ट दैट एवरीवन लाइक्स हिम, वो इतना ईमानदार है कि सभी उसे लाइक करते हैं। तो यहाँ पर जो इतना ईमानदार है की, तो उस की के लिए क्या वर्ड यूज होता है, दैट। ठीक है, वो इतना ईमानदार है, सो ऑनेस्ट, वो इतना ज्यादा ईमानदार है कि सभी उसे लाइक करते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो क्या है, सी सिंग्स सो मेलोडियसली दैट वी वॉन सिंगिंग कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो इतना ज्यादा मेलोडियस, इतना ज्यादा सुरीला गाती है कि हमने जो सिंगिंग कॉन्टेस्ट था उसको क्या किया, जीत लिया। तो हमने यहाँ पर सिंगिंग कॉन्टेस्ट जीत लिया, किस वजह से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सुरीला गाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है। अब ये जो सो और दैट है, इसी को हम लोग थोड़ा सा रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, किससे, टू और टू से। देखो एक सेंटेंस कुछ इस तरह से आपका आता है करेक्शन वाले में या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में सेंटेंस आता है कि दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व।
तो यहाँ पर सो और दैट का यूज हुआ है और ये है भी बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सो और दैट इसकी वजह से जो सेंटेंस होता है वो आपका कैसा हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो सेंटेंस को जब आपको इंप्रूव करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व की जगह पर ये क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। ये सेंटेंस कैसा हो गया, छोटा हो गया। आपने छोटे से सेंटेंस में, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात को रखा तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, इंप्रूव हो गया। अगर आपको कभी भी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के केस में आपको मिलता है तो सो दैट की जगह पर टू और टू का, टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, इस तरह से आप इसको इंप्रूव करते हो और ये आपका पार्ट करेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस है, द बॉक्सेस आर सो हैवी दैट दे कैन नॉट बी कैरीड, उन्हें उठाया नहीं जा सकता है, उन्हें लेकर के जाया नहीं जा सकता है। तो इसका भी करेक्शन क्या हो जाएगा, द बॉक्सेस आर टू हैवी टू कैरी। ठीक है, सो दैट की जगह पर क्या आ जाएगा, टू और टू का यूज इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, ये भी चीज आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आल्दो और दो के साथ जनरली येट और स्टिल का यूज होता है। आल्दो है या फिर आपके सेंटेंस में दो यूज हुआ है तो इसके आगे येट या स्टिल का यूज होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आप एक कॉमा का यूज करते हो तो वो भी सेंस येट या स्टिल का दे देता है। ठीक है, तो येट और स्टिल पे बहुत ज्यादा एरर नहीं बनती है, इस पे एरर क्या बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है, दो ही इज एन ऑनेस्ट मैन येट आई डोंट लाइक हिम। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या, दो ही, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दो के बाद आया ही, इज एन ऑनेस्ट मैन येट आई डोंट लाइक हिम। यहाँ पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो दो और येट के बाद भी सब्जेक्ट वाली चीज आपको चेक करनी होती है, ये करेक्ट है। और ही इज एन ऑनेस्ट मैन येट आई डोंट लाइक हिम, तो यहाँ पर दो या ऑल्दो है, इसके आगे येट या स्टिल आता है, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसमें दो है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन और यहाँ पर एक लगा हुआ है कॉमा। अगर यहाँ पर एक कॉमा लगा है तो आई डोंट लाइक हिम, यहाँ पर भी सेम सेंटेंस का सेंस बन रहा है, अर्थ जो इसका निकल रहा है वो सेम ही है, तो इसमें भी किसी करेक्शन के एरर नहीं है। ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं, करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वो पुअर है, वो गरीब है, लेकिन फिर भी वो ईमानदार है, तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। ऑल्दो के साथ क्या येट लगा हुआ है, ये भी सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। फोर्थ सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस क्या है, दो रॉब वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। हालांकि रॉब ने कठिन परिश्रम किया, कड़ी मेहनत करी, फिर भी वो फेल हो गया, तो यहाँ पर ये फोर्थ सेंटेंस भी कैसा है, करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो या ऑल्दो के साथ इस तरह से सेंटेंस बनता है। अब इसमें एक एरर क्या बनती है कि जो दो होता है इससे आपका सेंटेंस एंड हो सकता है, इससे सेंटेंस एंड हो सकता है, लेकिन ऑल्दो से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल्दो से सेंटेंस एंड नहीं होता है। इसका सेंटेंस का एक एग्जांपल कैसे आप देख सकते हो कि आई डोंट लाइक हिम ही इज एन ऑनेस्ट मैन दो। ठीक है, इस सेंटेंस को आप कैसे बोल सकते हो, आई डोंट लाइक हिम, इस सेंटेंस को पहले लिख सकते हो और उसके आगे लिख सकते हो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इसके आगे एक कॉमा लगा करके और उसके बाद आप दो लिख सकते हो, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा। लेकिन दो की जगह पर आप ऑल्दो यूज नहीं कर सकते हो। दो से क्या है, कोई भी सेंटेंस एंड हो सकता है, लेकिन ऑल्दो से सेंटेंस एंड नहीं होता है। ठीक है, तो एक एरर इस तरह से आपकी इसमें बनती है कि ऑल्दो से सेंटेंस अगर एंड किया जा रहा है तो वो एक एरर रहती है, दो से जबकि सेंटेंस एंड हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। चलो नेक्स्ट देखेंगे अनलेस, अनटिल और टिल का। देखो ये तीनों ही आपके बहुत अच्छे हैं। अनलेस क्या होता है, अनलेस में आपको एक रीजन दिया होता है, यदि या फिर एक रीजन आपको मिलता है। अनलेस क्या है, एक कंडीशन के साथ आता है, एक कंडीशन के बारे में बताता है कि जब कोई एक कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, जब कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, आपको एक रीजन मिल जाएगा, तब आपको वो काम करना है। अनटिल क्या बताता है, अनटिल में आता है टाइम का सेंस, कि कोई एक कंडीशन यहाँ पर भी हो सकता है दी हो, लेकिन उसमें सीधे सीधे क्या आपको टाइम का सेंस मिल रहा होगा कि जैसे ही इतना टाइम हो जाएगा वैसे ही आपको वो काम करना है। ठीक है, तो अनलेस क्या आता है, अनलेस मतलब कि जब तक कि कोई एक काम हो नहीं जाए। ठीक है, लेस देन जब तक एक काम आपका हो नहीं जाए तब तक आपको एक कंडीशन रहती है। कंडीशन के अगर कंडीशन आपको मिल रही है तो अनलेस का यूज होगा, अगर आपको टाइम का सेंस मिल रहा है तो अनटिल का यूज होगा। और अनटिल की ही तरह एक टिल भी रहता है, टिल्स का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। टिल का यूज कैसे होता है, अगर आपको स्टार्टिंग में टिल दिया हुआ है
तो ये क्या होता है, आपका एरर रहता है। टिल का यूज कुछ इसी तरह से आपका एरर में देता है कि अगर कोई भी सेंटेंस टिल से स्टार्ट किया गया है तो स्टार्ट कभी भी टिल से सेंटेंस को नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। लास्ट वाले सेंटेंस में क्या एरर है कि टिल से सेंटेंस को यूज हुआ है, टिल की जगह पर अनलेस या अनटिल आपका आएगा। तो द ट्रेन गेट्स ग्रीन सिग्नल इट विल नॉट प्रोसीड, अनटिल या अनलेस यहाँ पर आना है। अब देखो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आपकी ट्रेन को कब मिलता है, जब उसका निकलने का, जब उसका चलने का, डिपार्चर का जब उसका टाइम हो जाता है, ठीक है। तो जब उसका चलने का टाइम होगा तब उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनटिल आएगा। अनटिल द ट्रेन गेट्स ग्रीन सिग्नल इट विल नॉट प्रोसीड, जब तक उसको हरा सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोसीड नहीं होगी। तो यहाँ पर किसके सेंस में आ रहा है, टाइम के सेंस में आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, यू कैन नॉट डू वेल अनटिल यू प्रिपेयर योरसेल्फ। अब देखो यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने आप को हो सकता है एक दिन में ही प्रिपेयर कर लो, हो सकता है आपको 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, या फिर हो सकता है 1 साल आपको लगे। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि आप तब तक अच्छा कोई काम नहीं कर सकते हो, अच्छे से कार्य को नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट डू वेल, आप अच्छा नहीं कर पाओगे कब तक, जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ टाइम से सेंस नहीं है, यहाँ पर सेंस क्या है, एक कंडीशन दी गई, जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अनटिल लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनलेस, अनलेस यू प्रिपेयर योरसेल्फ। बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यू विल नॉट सक्सीड अनटिल यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जब तक आप हार्ड वर्क, आप मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि हार्ड वर्क क्या है, की टू सक्सेस। सक्सेस की क्या है, हार्ड वर्क ही है। तो की टू सक्सेस क्या है, हार्ड वर्क है। तो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो अनटिल नहीं होगा, अनलेस हो जाएगा। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या है, वेट अनलेस आई कम बैक। अब कम बैक कोई एक कंडीशन नहीं है, आप कब आओगे उसका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, टाइम का है, कुछ एक टाइम के बाद आप आ जाओगे, ठीक है। तो वेट करना है, वेट करने का सेंस किससे आ रहा है, कुछ टाइम से। वो कुछ बोल के क्या होगा कि 5 मिनट के लिए वेट करो, 10 मिनट के लिए वेट करो, कुछ एक टाइम का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनटिल होगा, कुछ टाइम से रिलेट करता हुआ सेंस है। कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है कि कितने टाइम के लिए, या किस, कोई भी ये भी नहीं कहा गया है कि इस काम के होने तक आप करो। तो कोई कंडीशन नहीं है। तो वेट कब तक करना है, जब तक वो नहीं आता उसके समय आने के समय तक का वेट करना है। तो वेट अनटिल आई कम बैक, समय का सेंस आएगा तो आप अनटिल लगाओगे। और अगर आपको कोई कंडीशन दी गई है कि अपने आप को प्रिपेयर करो, हार्ड वर्क करो, तो वहां पर क्या आ जाएगा, अनलेस का यूज होगा, ठीक है। टिल का क्या आपकी एरर बनती है, अगर स्टार्ट किया जा रहा है किसी भी सेंटेंस को तो वहां पर ही आपकी एरर बनती है कि टिल से कभी भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता। बात सभी को समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, वेदर और वेदर और के साथ क्या आता है, और आता है, वेदर के साथ आता है और। तो यहाँ पर भी, इसमें भी आपको डायरेक्टली इसको याद ही रखना है। इसमें एक बहुत अच्छा सा सेंस क्या बनता है, कई बार वेदर नहीं यूज होता है, डायरेक्टली आपको और यूज होता है, और इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होता है कि पीछे क्या आएगा। जैसे कि आई डोंट नो दैट ही विल कम और नॉट, तो मुझे नहीं पता है कि वो आएगा या नहीं। ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इसको अगर इम्प्रूव करना हो तो हम लोग दैट की जगह पर क्या यूज करेंगे, वेदर। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, हम कुछ कह नहीं सकते कि वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो वेदर यहाँ पर इम्प्रूव्ड है, बेटर सेंस में इसके यूज होगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल रेन एल्स नॉट। तो यहाँ पर अगर वेदर यूज हो गया है तब तो आप कंफर्म हो कि एल्स नहीं यूज होगा। वेदर के साथ क्या आता है, और आता है। तो वेदर के साथ क्या आएगा, और ही आएगा, वेदर इट विल रेन और नॉट। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट स्लाइड को देखोगे। नेक्स्ट, और ये लास्ट स्लाइड है, बट इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम लोग कंजंक्शन के रूल को देखेंगे। सो और एज, और एज। देखो, सो और एज का यूज किस सेंस में होता है, आपका नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एज और एज का जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है और पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। एज ब्यूटीफुल एज समवन एल्स या एज अगली एज समवन एल्स, दोनों ही सेंसेस में यूज होता है। नॉट एज ब्यूटीफुल एज समवन एल्स भी हो सकता है और एज ब्यूटीफुल एज समवन एल्स भी हो सकता है। तो पॉजिटिव भी कर सकता है, आप किसी की तारीफ भी कर सकते हो किसी से कंपेयर करते हुए, आप किसी की बुराई भी कर सकते हो किसी से कंपेयर करते हुए। तो एज का दोनों ही सेंसेस में यूज कर सकते हो, लेकिन सो एज का जो यूज है वो कैसा है, निगेटिव सेंस में ही आप जनरली हम लोग करते हैं, ठीक है। रवि इज नॉट सो गुड एज अभी।
तो यहाँ पर देखो क्या कंपैरिजन है, रवि का कंपैरिजन है किससे, अभी के साथ, और यहाँ पर नॉट लगा है, मतलब निगेटिव सेंस ले आए हैं हम लोग उसके पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं। तो रवि इज नॉट सो गुड एज अभी, तो यहाँ पर सो के आगे आया गुड एज अभी, कंपेयर किया है अभी से, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। इसमें जो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या कहता है कि सो और एज के बीच में और एज के बीच में जो भी आपका कंपैरिजन के लिए जो वर्ब या वर्ड यूज होता है वो अपनी कैसी फर्स्ट फॉर्म में रहता है, अपने आप में रहता है। कंपैरेटिव वर्ब हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, वहाँ पर उसकी हम लोग कैसी फर्स्ट प्राइमरी जो भी वर्ब रहती है वही यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर बेटर होता तो ये कैसा हो जाता, रॉन्ग हो जाता, ये रॉन्ग रहता, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या रहता है, सो गुड एज अभी, ठीक है। इस पे और एक सेंटेंस देखते हैं, सी इज एज ब्यूटीफुल एज सी वॉज 10 years ago। तो वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है कि सी इज एज ब्यूटीफुल एज, वो अभी भी उतनी खूबसूरत है जितनी की सी वॉज 10 years ago, जितनी की वो 10 साल पहले थी। तो ये भी सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, ये भी सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, रवि इज एज बेटर एज ऋषभ इन दिस गेम। अब यहाँ पर एज बेटर आ गया, तो एज और एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है, तो बेटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आपका करेक्शन इसमें क्या आ जाएगा, एज गुड एज, ठीक है। तो फर्स्ट या प्राइमरी जो भी डिग्री रहती है वही हम लोग यूज करेंगे, रवि इज एज गुड एज ऋषभ इन दिस गेम, ठीक है। बेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, श्याम एज वेल एज राहुल। अब देखो एज वेल एज का दो यूज होता है, दो फॉर्म में इसका अर्थ निकलता है। एक सेंस क्या होता है, श्याम एज वेल एज राहुल, यानी कि श्याम और राहुल इज कमिंग, वो दोनों आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। यहाँ पर वो किसका अर्थ दे रहा है, और का। लेकिन ये जो लास्ट सेंटेंस है इसमें क्या है, श्याम इज एज वेल एज राहुल, यहाँ पर ये क्या सेंटेंस का अर्थ दे रहा है, वो उतना ही अच्छा है। वेल का एक सेंस क्या निकलता है कि वो ठीक है। तबीयत जब खराब होती है तो हम लोग पूछते हैं आर यू वेल, तो वो अच्छे है या कि नहीं के सेंस में है। तो श्याम इज एज वेल एज राहुल, वो उतना ही अच्छा है जितना कि राहुल। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस कैसे हैं, करेक्ट है, क्योंकि वेल जो है वो कैसी है, फर्स्ट फॉर्म है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री सेम वे में वर्क करती है जैसे गुड की, गुड बेटर बेस्ट, उसी तरह से वेल बेटर बेस्ट, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंसेस आपके कैसे हैं, करेक्ट हैं, और ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया आपके जो कंजंक्शंस के 20 या 22 अप्रॉक्स हम लोगों ने रूल्स देखे, और उनका हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से उन पे एरर बनती है, किस तरह से उनमें एरर पूछी जा सकती है। तो ये आपका एरर का सेशन था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसको सॉल्व करेंगे। 30 अप्रॉक्स क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इन चीज़ों को कंप्लीट किया। गाइज अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो आपको थोड़ा बहुत इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में आप शेयर कर सकते हो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। और आपको अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट लगती है, कोई भी आपके पास सजेशन है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, प्री के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप उसको भी बता सकते हो। मैं उन चीज़ों को भी यहाँ पर करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत वगैरह करते रहो, और इंग्लिश में आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है अगर आप इस सीरीज़ का पूरे से हेल्प ले रहे हो तो, ठीक है।